हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाएं भारत में हो जाएं तो उसका मुआवजा भरेगा कौन, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगा या फिर जो है कंपनी जिम्मेदार होने वाली है या फिर जनता यहाँ पर इसका पैसा भरेगी? अब इसी प्रश्न को लेकर हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, ये कह सकते हैं एक्ट के बारे में, जो कि 2025 में आया था, जिसका नाम था शांति। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। शांति एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इसीलिए है कि जो परमाणु संयंत्र लगाए जाते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी कौन और किसकी होने वाली है, इसको लेकर के हमने काफ़ी लंबे समय से अलग अलग प्रकार के कानून पारित किए हैं। जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है हमारा 2010 का, और ये जो लेटेस्ट हमारा 2025 में शांति एक्ट आया था। अब हमने एक तो बात कर ली कि जिम्मेदार कौन होगा, इसके अलावा एक जो एलिगेशन कह सकते हैं लगाया जाता है वो ये है कि सरकार क्या कर रही है, जो विदेशी परमाणु कंपनियां हैं, परमाणु संयंत्र रख रखाव वाली या जो सप्लायर कंपनियां हैं, उनको जो है फायदा पहुंचा रही है, और इसी को लेकर के कटघरे में इनको खड़ा किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब लोग यहाँ पर याचिका दायर करने पहुंचे तो पता चला सुप्रीम कोर्ट की एक लिमिट है, उसके आगे वो काम ही नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से लिखा है वाई शांति एक्ट न्यूक्लियर लायबिलिटीज लिमिट्स आर अंडर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर स्क्रूटनी के अंडर आती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु निर्माता कंपनियां हैं, परमाणु एनर्जी जनरेट करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे वो कोई सप्लायर हो, मान लीजिए कोई बड़ी सी जो है न्यूक्लियर सेटअप किया गया है, कंपनी बनाई गई है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, एक ऑपरेट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो जितनी भी भारी मशीनरी है वो सप्लाई कर रहा है। अब भविष्य में कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सप्लायर जिम्मेदार होगा, ऑपरेटर जिम्मेदार होगा, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगी। अब यहाँ पर देखो, इनको बचाते हुआ किया क्या, सरकार ने 2025 में एक नया नियम कानून लेकर के आए और उसमें यह बोल दिया गया कि ना तो सप्लायर जिम्मेदार है ना ऑपरेटर जिम्मेदार है, और काफ़ी हद तक इनको छूट दे दी गई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि चेरनोबिल में जो दुर्घटना हुई, जो फुकुशिमा में दुर्घटना हुई, उसमें बिलियंस रुपए लग गए और आज भी वहां पर रेडिएशन इतना है कि लोग ठीक से नहीं रह सकते हैं। जब रेडिएशन होता है तो उसका परिणाम सिर्फ उस जगह के लोग नहीं, आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी झेलती हैं। हालांकि भारत में अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला सोर्स है, खास करके परमाणु ऊर्जा वाला, उसको हम 8.78 गीगावाट से बढ़ा करके 100 गीगावाट करना चाहते हैं 2047 तक। तो जाहिर सी बात है, इतना करने के लिए सरकार नए नए जो है न्यूक्लियर प्लांट्स को सेटअप करेगी। और यहाँ पर देखिएगा, हम कोशिश करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें। अब इसीलिए जो है 2025 में बदलाव किया गया था, क्योंकि फॉरेन कंपनीज बोल रही थी कि आपके यहाँ पर जुर्माना बहुत भरना पड़ेगा, कभी दुर्घटना हो जाएगी, और इस वजह से हम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो कई बार प्रश्न खड़ा होता है कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को यहाँ पर रखा गया था। अब यहाँ पे बात करें किन की चीज़ों को लेकर के याचिका दायर की गई। पहला है अपर्याप्त मुआवजा सीमा। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हाईली जो मतलब हायर लिमिटेशंस हैं वो है 4000 करोड़। सरकार और प्राइवेट कंपनी सब मिलकर के बस इतना ही पैसा देंगे, इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये लोग नहीं करेंगे। आपूर्तिकर्ताओं को छूट दे दी है। पहले ये था कि जो मशीन सप्लायर है, जो टेक्निकल सप्लायर है, अगर कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ पर दुर्घटना हो जाए तो हम आपूर्तिकर्ता पे जो है इल्ज़ाम लगाएंगे, और यहाँ पर जो ऑपरेटर है, जो उस पूरे सिस्टम को चला रहा है, उस पर अगर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है तो 50,000 या मान लीजिए 500 करोड़ जो है वो सप्लायर यहाँ पे आपूर्तिकर्ता से ले सकता था, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तीसरा है पूर्ण दायित्व का उल्लंघन। तो 100% लायबिलिटी मतलब जिन पे होना चाहिए वो सारा हटा दिया गया है। राज्य की निगरानी में भी कमी कर दी गई है। जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिमिटेशंस लगा दी। सरकार ने बोला कि भाई कल को कोई पूछना चाहे तो मना कर सकते हैं। आप समझिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे एनर्जी जनरेट की जा रही है, वहाँ पे कौन सी मशीन कैसे
कैसे काम कर रही है, कभी कुछ हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको अगर कल को कोई इंसान जाकर के आरटीआई दायर करे तो उसको जानकारी नहीं मिलेगी। 2025 के शांति एक्ट में यही सारे प्रावधान हैं जिसको लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है और अभी चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि फिर से सुनवाई स्टार्ट हो गई है। अब देखो, शांति एक्ट इज अ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बोला जा रहा है, बोल रहा है कि ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाएगा। कैसे आगे ले जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, वो देखेंगे अच्छा ठीक है भारत में निवेश करेंगे तो हमें तो कोई जिम्मेदारी उठानी ही नहीं, कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम पर कोई लायबिलिटी ही नहीं है, हमें कोई जुर्माना भरना ही नहीं, जुर्माना इतना है कि ना के बराबर है। अभी कंपेयर करके दिखाऊंगी आपको कि जो हमारे यहाँ पर जुर्माने के लिमिटेशंस हैं या जो एक लिमिट तय की गई है उसको हम 1986 और 2011 की जो परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो लगभग 100 गुना कम है। अब देखिए यहाँ पर जो नया कानून है उसमें दो चीजें लेकर के आई गई हैं। पहला है टियर 1, यहाँ पर पहला ये दो हमारा जो है ये पुराना वाला है, इसमें है टियर 1 ऑपरेटर लायबिलिटी, यह जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी जिसे रिएक्टर चला रही है, और दूसरा है ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस लेना होगा, तीसरा है राशि रिएक्टर के आकार के अनुसार तय होगी। यह कानून न्यूक्लियर दुर्घटना होने पर मुआवजे के लिए 2 टियर नो फॉल्ट लायबिलिटी सिस्टम लागू करता है। ये हमने देख लिया। टियर 2 में यहाँ पे देखिए, यह भारतीय जो बीमा लेते हैं, जैसे ये लोग कंपनियां भी बीमा लेती हैं, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है न्यूक्लियर लायबिलिटी इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है, जो है भारतीय बीमा कंपनियां और जो है चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। टियर 2 में गवर्नमेंट जो है बैकअप सपोर्ट देती है। मान लीजिए कि इसने जो है जो इंश्योरेंस ली है 1000 करोड़ का है और जो खर्चा आ रहा है 1500 करोड़ का है, तो 500 करोड़ सरकार भरेगी यहाँ पर। अगर नुकसान टियर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो सरकार को कूदना पड़ता है। केंद्र सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, उनके एक्स्ट्रा पैसे देती है। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि अगर प्राइवेट कंपनी फेल हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पैसे दे, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? आपके और मेरे जैसे जो जॉब करने वाले लोग हैं, काम करें, टैक्स भरते हैं, उसी पैसे को तो सरकार अपने पास रखती है और आपका पैसा उठा करके वो क्या करेगी, किसी और की लायबिलिटी कम करने के लिए दे देगी। यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। इसकी लिमिट देखेंगे तो लगभग जो है $300 मिलियन एसडीआर है। यहाँ पर क्या है, लगभग 3900 करोड़ रुपए, तो राउंड फिगर में 4000 करोड़ से ज्यादा कभी भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में स्क्रूटनी वर्ड इस्तेमाल किया गया था, उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि अगर कल को आप याचिका दायर करें सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर दुर्घटना हो गई है और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 4000 करोड़ है, जबकि इसको 10,000 करोड़ होना चाहिए या 5000 करोड़ भी होना चाहिए, तो भाई सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता है क्योंकि 4000 करोड़ से ज़्यादा वो मुआवजा दिला ही नहीं पाएगा। इसको लेकर के बात हुई है। अब बात करते हैं बदलाव किया क्यों गया है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 2010 में जो चीज़ें थी उसमें थोड़ा बहुत था कि जो धाराएं कुछ थी जिसके माध्यम से था कि चलो ठीक है, सप्लायर हो गया जो चीज़ों को चला रहा है वो कुछ ना कुछ पैसे देगा, कैटेगरीज के हिसाब से था कि स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और लार्ज हो गया, तुम 100 करोड़ दोगे, तुम 200 करोड़ दोगे या जो है तुम 3000 करोड़ दोगे, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लेकिन 2025 में इसको इन्होंने पूर्णतः बदल दिया। अब हम यहाँ पर बात करने वाले क्या क्या बदला गया है। सप्लायर जो है रिसोर्स लगभग खत्म कर दिया है। दूसरा है, पुराने कानून में अगर कोई डिफेक्ट निकलता था तो ऑपरेटर विदेशी सप्लायर पर केस कर सकता था। इससे यूएस, फ्रांस, जापान की कंपनियां डरती थी। अब ये था कि मान लीजिए कोई हम प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसको हमने कंपनी में लगा दिया या हमने जो है प्लांट में लगा दिया, कल को दुर्घटना हो जाए और पता चलेगी कि इन्होंने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया था उसमें डिफेक्ट था, तो हम इनसे जुर्माना ले सकते थे। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इसका मतलब समझिए कि गलती किसी की भी हो, ये लोग पैसे भरेंगे ही नहीं। अब सप्लायर लायबिलिटी लगभग हटा दी गई है। उसमें है कि अगर गलती पाई गई कि जो है इस प्रकार से हुआ था, कुछ उन्होंने टर्म्स कंडीशन रखे, अगर उसके अंदर आप नहीं बैठे तो भाई आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंटेंशनल मलाइक यहाँ पर बोला जा रहा है कि जानबूझकर नुकसान के मामले में कार्यवाही संभव है, कि जानबूझ करके ये जो है काम करता था व्यक्ति, यहाँ पर इसने जानबूझ करके ये किया है, तभी होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यानी अब विदेशी कंपनियों का जोखिम कम हो गया, भारत में रिएक्टर जो है एक्सपोर्ट करना आसान हो गया, न्यूक्लियर डील्स तेजी से बढ़ना शुरू। तो एक फायदा तो हो रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स आएंगे और मोटी रकम इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएंगे। इसको लेकर आप देखेंगे जो 2025 में आया था तो पीआईबी ने इसको बताया भी था कि भाई शांति एक्ट आने से क्या क्या फायदे होंगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, मॉडर्न लाइसेंसिंग और सेफ्टी फ्रेमवर्क आएगा, इसको लेकर रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन यूजेस वगैरह, ये सारा इन्होंने बताया था। लेकिन अब हम बात करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं तीन चीज़ें यहाँ पर है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट हमारा 1962 का है, दूसरे नंबर पर आता है 2010 वाला, और हमारा प्रेजेंट टाइम का है 2025 का। तो 100% स्टेट मोनोपोली थी। 2010 में भी कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन 2025 में हमने क्या कर दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे लाना शुरू किया कि भाई आप भी आकर निवेश करो। दूसरे बात करते हैं फ्रेगमेंटेड कंट्रोल अंडर गवर्नमेंट एंटिटी। जाहिर सी बात है सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेटर लायबिलिटी, यहाँ पे कैप डिसाइड नहीं की गई थी। यहाँ पर टोटल लायबिलिटी कितनी होगी ये भी स्पेसिफाइड नहीं थी, कितने ही पैसे देने हैं। सप्लायर लायबिलिटी मतलब पहले कुछ तय नहीं किया गया था, पहले जनता के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें कोई हानि ना हो, इसी हिसाब से कानून बनाया गया। 2010 में थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने कैप्स बना दी कि भाई अगर स्टार्टिंग स्टेज का कोई है ऑपरेटर लायबिलिटी यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए हो जाएगी, और टोटल लायबिलिटी लगभग जो है 300 मिलियन, स्पेशल जो है ड्राइंग राइट्स तक रखे 3,900 करोड़ के आसपास रखा गया। ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और बाकी चेंज क्या क्या किया गया है ये भी समझ दिया है कि प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं यहाँ पर, और फ्यूल साइकिल के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा बात कर ली है कि यहाँ पर काफ़ी सारी छूट दे दी गई है, और 10-20 साल का एक्सटेंशन पीरियड भी इनको दिया जा रहा है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं लगातार किए गए हैं। अब हम कंपेयर अगर करना चाहें कि भारत में कभी कोई दुर्घटना होगी, उसका परिणाम चलो छोड़ो, जो विश्व में दुर्घटनाएं हुई है वो अभी की नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि चेरनोबिल में जो दुर्घटना हुई थी वो काफ़ी पुरानी है, आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो पूरा खर्च हुआ था, देखिए 1986 की चेरनोबिल की जो दुर्घटना हुई थी 58 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कब की बात करूँ, 1986 की 58 लाख करोड़ रुपए वहाँ पे मुआवजा दिया गया। इसके अलावा जो कचरा वगैरह बना उसको भी हटाया गया, जाहिर सी बात उसको भी हटाना पड़ा। 18 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे खर्च हुए थे, राष्ट्रीय बजट पर बोझ बढ़ गया था। इसके अलावा दूसरा जो घटना हुई थी वो हुई थी फुकुशिमा में 2011 में, हम सबको पता है सुनामी की वजह से जापान में ये जो था पावर प्लांट ये ध्वस्त हो गया, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ और मुआवजा दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 20 ट्रिलियन ये लगभग जो है 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 1.72 लाख करोड़ रुपए है। ये यहाँ पर हमने समझ लिया। और हमारे यहाँ पर लिमिट कितनी है कि 4000 करोड़ ही दिला पाएंगे। भाई इसके ऊपर है तो आप देख लो अपना, हम नहीं दिला पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिला पाएगा, आप कितना भी गुहार लगाते रह जाएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक चुनौतियां, जो स्टार्टिंग में थोड़ा पड़ा था हम लोग, अब उसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ देता है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन ज़्यादा जरूरी है या फिर यहाँ पर विकास ज़्यादा जरूरी है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या हम लोगों की जान की कीमतों को ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर यही है कि नुकसान जो करेगा उसी को भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार नुकसान कर कौन रहा है और इसकी भरपाई कौन करेगा। मतलब यहाँ पे समझ लिए कि कोई पावर प्लांट है, वहाँ पे कल को कोई नुकसान हो जाए, हजार लोग मर जाए, पूरा गांव वहाँ पे बर्बाद हो जाए, रेडिएशन की वजह से हजारों या 100 किलोमीटर तक कोई रह ही ना पाए, और आने वाले 50 सालों तक वहाँ पर कोई न रहे, उसका इकोनॉमिक जो लॉस होगा वो अरबों डॉलर्स में होगा। लेकिन फिर भी ये बोले कि 4000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, मामला वहीं पर खत्म कर दे। आर्टिकल 14 वाला हमारा यहाँ पर है, 100 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक ही सीमा यहाँ पे रखी, इसको लेकर बोला गया है। आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बोला जा रहा है, सूचना का अधिकार, जो हमने बताया आपको कि अगर आप पूछना चाहें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही, नुकसान कितना होगा, तो ये बताने से मना कर देंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ये भी समझा दिया है मैंने आपको। अब बात करते हैं आखिरकार इन्होंने 2010 वाले जो नियम कानून थे बदलाव किया क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य है 2047 तक हम यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेसिटी को कितना करना चाहते हैं, 100 गीगावाट करना चाहते हैं। अभी हमारा 8.78 गीगावाट है। अच्छा जल्दी से कोई कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा इसमें कि जो हमारा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, जैसे 100% हम एनर्जी यूज़ करते हैं, उसमें 100% में कितना परसेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं? 8.78 गीगावाट तो हमारा ये हो जाता है, जो लगभग जो है 2 से 3% आप देख सकते हो। फॉरेन निवेश जो है रुक
रहा था उसको हम यहाँ पर, इनका कहना था कि जो हमारा 2010 का नियम कानून है उसकी वजह से एफडीआई नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पा रही है, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इनको जो है डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। भारत में अभी तक कोई भी बड़ा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, क्योंकि हमने 2010 वाला जो नियम कानून है उसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। ये सारे जो है इन्होंने बोला था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया, 2025 में शांति एक्ट लेकर के आए और सबको हटा दिया गया। बाकी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर साइट्स है ये सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर है, यूपी में आपका राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये अलग अलग जो है साइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।